जय हिंद सीटेट एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और आप लोगों की सीटेट की तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज की क्लास आप सभी के लिए हम लेकर आ गए हैं हिंदी व्याकरण के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का। जी हाँ दोस्तों, इस क्लास में हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी सीटेट की प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और सीटेट के साथ साथ साथियों आप लोगों को बता दें कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अभ्यर्थी का संधि विच्छेद होगा। एस्पिरेंट्स बतानी है कि अभ्यर्थी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए आप लोग याद रखेंगे अभि प्लस अर्थी, यानी कि ऑप्शन ए अभ्यर्थी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आप लोग याद रखेंगे अभि जोड़ अर्थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है। अब बताइए एस्पिरेंट्स कि प्रत्युपकार शब्द में कौन सी संधि है। तो आप लोग याद रखेंगे यड़ संधि, यानी कि ऑप्शन डी प्रत्युपकार शब्द में कौन सी संधि है। तो आप लोग याद रखेंगे यड़ संधि इसमें है प्रत्युपकार शब्द में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, उपसर्ग से बने हुए शब्द समूह का चयन करें। बतानी है कि उपसर्ग से बने हुए शब्द के समूहों का क्या करना है, चयन करना है। तो देखिए जो ऑप्शन ए है हमारा विकल्प ए है, इसमें उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं, यानी कि उपाय, उपधान और उपकार, ये तीनों शब्द उपसर्ग से बने हुए हैं। तो ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे। आप लोगों को दोस्तों बता दें कि जो उपसर्ग होता है ये शब्द के पहले लगता है। आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे, उपसर्ग शब्द के पहले लगने वाला होता है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। तो ऑप्शन है क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा उपाय, उपधान और उपकार, ये तीनों उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है। सम उपसर्ग, ये बताने कि इनमें से किस शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो देखिए ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, यानी कि संहार में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो आप लोग याद रखेंगे सम उपसर्ग लगा है, सम प्लस हार, संहार। तो ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, मानसिक शब्द बना है। बताने एस्पिरेंट्स की जो मानसिक शब्द है इसका संधि क्या होगा। मानसिक शब्द क्या जोड़ करके बना है, कौन कौन से शब्द जोड़ करके मानसिक शब्द बना है। तो देखिए मनस प्लस इक, यानी कि ऑप्शन डी मानसिक शब्द मनस जोड़ इक, ये तीनों को मिला करके कौन सा शब्द बना है, इनको मिला करके कौन सा शब्द बना है। तो आप लोग याद रखेंगे मानसिक, यानी कि ऑप्शन डी मनस प्लस इक, आप सभी याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, उपनिषद शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है। अब हमें बतानी है कि उपनिषद शब्द में अगर हम इक प्रत्यय को लगा दें तो नया कौन सा शब्द बनेगा। देखिए सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि प्रत्यय जो है वो शब्द के बाद में लगता है, यानी कि किसी शब्द के बाद में प्रत्यय लग जाता है तो उस शब्द का एक और अर्थ बन जाता है। आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो याद रखेंगे। तो देखिए उपनिषद में अगर हम लोग इक प्रत्यय को लगाते हैं, यानी कि उपनिषद जोड़ इक अगर हम लगाते हैं तो जो हमारा शब्द बनेगा वो बनेगा औपनिषदिक, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे उपनिषद शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर, उपनिषद शब्द में अगर हम लोग इक प्रत्यय को लगाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा। तो आप लोग याद रखेंगे औपनिषदिक, यानी कि ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, 30 क्रमांक में विलोम शब्द का सही जोड़ नहीं है।
अब देखिए हमें बतानी है कि किस क्रमांक में यानी कि किस विकल्प में विलोम शब्द का सही जोड़ नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक एक को देखते हैं। ऑप्शन ए में है स्वजन और दुर्जन। देखिए स्वजन और दुर्जन है, तो पहला ही ऑप्शन हम पकड़ा गया है। बिल्कुल ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि स्वजन का विलोम शब्द क्या होगा, दुर्जन नहीं होगा। सबसे पहले आप लोगों को बता दें साथियों, स्वजन का जो विलोम शब्द होता है दुर्जन नहीं होता है, क्या होता है, परजन। स्वजन का क्या होता है, परजन होता है। परजन यानी कि पराया, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो स्वजन का विलोम शब्द क्या होगा, दुर्जन ना होकर के क्या हो जाएगा, परजन। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए बाकी तीनों विकल्प सही है। ऑप्शन बी में क्या है, सृजन, तो सृजन का विलोम क्या होगा, संहार होगा। ऑप्शन सी में है संक्षेप, संक्षेप इसका विलोम बिल्कुल विस्तार होगा। और ऑप्शन डी में है चित्कार, चित्कार का विलोम क्या होता है, चित्कार। तो यानी कि बी, सी और डी ये तीनों क्या है, ये तीनों जोड़ सही है, लेकिन ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये जोड़ सही नहीं है। स्वजन का क्या होगा विलोम शब्द, स्वजन का होगा परजन यानी कि पराया। आशा करते हैं इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, किस विकल्प में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। अब देखिए हमें बतानी है कि किस विकल्प में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं उद्घाटन समापन, ये क्या है, ये बिल्कुल सही विलोम शब्द है। उद्घाटन का विलोम शब्द समापन होता है। ऑप्शन बी में है उत्तम और अधम, तो ये भी क्या है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उत्तम का विलोम शब्द अधम होता है। ऑप्शन सी में है ईस्ट, तो ईस्ट का जो विलोम शब्द होता है बिल्कुल अनिष्ट होता है। अब चलिए आगे देख लेते हैं। ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन डी में है अनुराग और दुराग। तो देखिए आप लोगों को बता दें कि ये जो ऑप्शन है ये सही नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अनुराग का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विराग। आप लोग याद रखेंगे, अनुराग का दुराग नहीं होता है, क्या होता है, विराग होता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे ऑप्शन डी। आशा करते हैं इसे भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, किस विकल्प में अंबा अंबु शब्द के युग्म का सही अर्थ भेद है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, आप लोग समझिए। प्रश्न कह रहा है कि किस शब्द में, किस विकल्प में अंबा और अंबु ये दोनों शब्द का युग्म सही अर्थ है, किसमें है, किस विकल्प में है। तो देखिए अंबा का मतलब होता है, आप लोगों को बता दें कि अंबा का मतलब होता है माता। अंबा का मतलब क्या होता है, माता। और अंबु का मतलब होता है जल। अंबु का मतलब क्या होता है, जल। तो इसमें किसमें माता और जल है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन ए में है माता और जल। अंबा का पर्याय क्या होगा, माता, और अंबु का पर्याय क्या होगा, जल। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यही जो है शब्द के युग्म का सही अर्थभेद है, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द युग्म का सही अर्थभेद नहीं है। अब बतानी है कि निम्नलिखित में से किस शब्द युग्म का सही अर्थ भेद नहीं है। तो देखिए इसका से उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि जरा और जरा। क्योंकि जरा का मतलब थोड़ा होता है, ये तो बात ठीक है, लेकिन जरा का मतलब बुढ़ापा नहीं होता है, आप लोग याद रखेंगे। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यही जो शब्द युग्म है इसका क्या है, सही अर्थभेद नहीं है। बाकी देखिए बाकी विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। गोत्र का मतलब वंश होता है, और गोत्रा का मतलब पृथ्वी होता है। उसके बाद तप का मतलब तपस्या होता है, ताप का मतलब गर्मी होता है, तापमान होता है। उसके बाद है द्रव, द्रव का मतलब होता है तरल पदार्थ, और द्रव्य का मतलब होता है धन। तो बाकी तीनों विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी विकल्प हमारा क्या है, ये इसका सही अर्थभेद नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा यानी कि जीभ क्या है, जिह्वा तालु से नहीं टकराती है।
ये प्रश्न पूछ रहा है किस व्यंजन के उच्चारण में, यानी कि किस व्यंजन के उच्चारण करने के दौरान जो जीवा है वो तालु से नहीं टकराती है। तो देखिए इसका से उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी घ। जी हाँ दोस्तों, घ वो व्यंजन है जिसका उच्चारण करने के दौरान जो हमारा जीवा है यानी कि जीव है वो तालु से नहीं टकराएगी। आप लोग करके भी देख सकते हैं। बाकी च बोलिएगा, च का उच्चारण कीजिएगा तो जीवा तालु से टकराएगी, य का उच्चारण कीजिएगा तो जीवा तालु से टकराएगी, और स का भी उच्चारण कीजिएगा तो जीवा तालु से टकराएगी। लेकिन जब आप घ का उच्चारण कीजिएगा तो ये जीवा जो है तालु से बिल्कुल नहीं टकराएगी। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है किस विकल्प में अघोष व्यंजन है। देखिए अब हमें बतानी है कि इनमें से किस विकल्प में अघोष व्यंजन है। तो आप लोगों को सबसे पहले हम बता दें कि अघोष व्यंजन क्या होता है। देखिए वैसे व्यंजन जिनमें केवल श्वास का प्रयोग होता हो। किसका प्रयोग होता हो, केवल उच्चारण करने के दौरान श्वास का प्रयोग होता हो। तो देखिए तो अघोष व्यंजन कौन हो जाएगा, त थ। क्या हो जाएगा, त थ, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अघोष व्यंजन आप लोग याद रखेंगे वैसे व्यंजन जिनमें केवल श्वास का प्रयोग होता हो। क्या होता हो, केवल और केवल श्वास का प्रयोग होता हो, अघोष व्यंजन कहा जाता है। त और थ क्या है, अघोष व्यंजन है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त व्यंजन किसमें है। अब देखिए हमें बताने कि संयुक्त व्यंजन किसमें है। तो आप सभी को पता होगा बेसिक लेवल के प्रश्न है। त्र में संयुक्त व्यंजन है, किसमें है, त्र में संयुक्त व्यंजन है, यानी कि त्र में अकार। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। त्र में किस, त्र कौन सा व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है सभी मनुष्य बचपन में मीठी और ठंडी खाद्य वस्तु पसंद करते हैं। देखिए एक शब्द है, एक वाक्य है, क्या है, सभी मनुष्य बचपन में मीठी और ठंडी खाद्य वस्तु पसंद करते हैं। वाक्य में संज्ञा का प्रयोग हुआ है, यह हमें बताना है कि वाक्य में संज्ञा का प्रयोग कितनी बार हुआ है। तो देखिए इस पूरे वाक्य में जो संज्ञा का प्रयोग हुआ है वो हुआ है 5 बार। कितनी बार, 5 बार, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सभी मनुष्य बचपन में मीठी और ठंडी खाद्य वस्तु पसंद करते हैं। इस वाक्य में संज्ञा का प्रयोग कुल 5 बार हुआ है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग उसका पहचान करके कमेंट में बता भी सकते हैं दोस्तों। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है समूहवाचक संज्ञा का व्यंजक शब्द है। अब बतानी है कि समूहवाचक संज्ञा का व्यंजक शब्द इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए समूहवाचक संज्ञा का व्यंजक शब्द होगा कुंज, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समूहवाचक संज्ञा का व्यंजक शब्द कौन सा है, तो आप लोग याद रखेंगे कुंज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है संज्ञा के रूप रचना के आधार है। बतानी है कि संज्ञा के रूप रचना के आधार कौन कौन से हैं। संज्ञा के रूप रचना के आधार हैं, तो देखिए संज्ञा के रूप रचना के आधार होते हैं लिंग, वचन और कारक, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है राम कौन सी संज्ञा है। बतानी है एस्पिरेंट्स कि राम कौन सी संज्ञा है। तो आप लोग इसका जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। बेसिक लेवल के प्रश्न है, आप लोग हमें कमेंट करेंगे कि राम कौन सी संज्ञा है। आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है नामांकित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। देखिए इन विकल्पों में हमें भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बतानी है, एग्जाम्पल। तो देखिए ये इनमें भाववाचक संज्ञा जो है वो है निजत्व, यानी कि ऑप्शन बी। निजत्व क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है जिसने बच्चे को डूबने से बचाया है उसे इनाम मिलेगा। एक शब्द है, क्या है, वाक्य है, शब्द नहीं वाक्य है। वाक्य है कि जिसने बच्चे को डूबने से बचाया उसे इनाम मिलेगा।
यहां पे एक रेखांकित शब्द है जिसने, क्या है, जिसने। तो बतानी है कि रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, यानी कि हमें बतानी है कि जो जिसने है वो कौन सा सर्वनाम है, ये हमें एस्पिरेंट्स बतानी है। तो देखिए कौन सा सर्वनाम है, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, जो सर्वनाम है वो है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जिसने, जिसने कौन सा सर्वनाम है, तो आप लोग याद रखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम है। यहां पे रेखांकित शब्द में हमें बतानी है रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें एक शब्द, इसमें भी एक शब्द है। शब्द क्या है कि जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा। शब्द क्या है, जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा। तो वाक्य में बताने है कि सर्वनाम का प्रकार, वाक्य में कौन सा सर्वनाम का प्रकार है। तो देखिए इसमें भी आप लोग याद रखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा, संबंधवाचक सर्वनाम का प्रकार है, ऑप्शन बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम बहुवचन में अविकृत रहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण और बेसिक लेवल के प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम बहुवचन में अविकृत रहता है। तो देखिए आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा आप, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा सर्वनाम बहुवचन में अविकृत रहता है, तो आप लोग याद रखेंगे आप, ऑप्शन सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राम ने उससे कहा, राम ने उससे कहा कि वह कल तुम्हारे घर आएगा। एक वाक्य है, वाक्य क्या है, राम ने उससे कहा कि वह कल तुम्हारे घर आएगा। प्रस्तुत वाक्य में सर्वनाम की संख्या को चिन्हित करना है, यानी कि हमें बतानी है कि इस वाक्य में कुल कितने सर्वनाम हैं। तो देखिए इस वाक्य में कुल सर्वनाम की संख्या 3 है। कितने हैं, 3 है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सर्वनाम की कुल संख्या कितनी है, तो आप लोग याद रखेंगे 3 है। आप लोगों को चलिए बता देते हैं कि वह कौन कौन से सर्वनाम इसमें है। तो देखिए सबसे पहले है उससे, कौन सा, एक सर्वनाम यहां पे हो गया, उसके बाद वह, 2 सर्वनाम, और तीसरा है तुम्हारे, यानी कि कुल कितने सर्वनाम है, 3 है। उससे, वह और तुम्हारे, ये तीनों क्या है, सर्वनाम है। आप सभी को पता होगा सर्वनाम किसे कहा जाता है, जो संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग होता है वो सर्वनाम होता है। तो इसमें कुल कितने सर्वनाम है, तो कुल 3 है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, कोई कहता है आप चिंता मत कीजिए। वाक्य में सर्वनाम की संख्या है, ये हमें एस्पिरेंट्स बतानी है। वाक्य है, कोई कहता है आप चिंता मत कीजिए। वाक्य में कुल कितने सर्वनाम है ये हमें बतानी है। तो देखिए अगर स्पष्ट रूप से देखा जाए तो इस वाक्य में 2 सर्वनाम देखते हैं, एक कोई और दूसरा आप। स्पष्ट रूप से देखिए तो 2 सर्वनाम दिखते हैं, कितने, 2। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 सर्वनाम। आइए देखते हैं ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कुल कितने सर्वनाम है, तो कुल 2 सर्वनाम है। आप सभी को पता होगा सर्वनाम किसे कहा जाता है, संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। चलिए आप लोग हमें दोस्तों कमेंट जरूर करेंगे कि सर्वनाम कुल कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग एस्पिरेंट्स हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कुल 2। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, कौन सा शब्द पदार्थवाचक संज्ञा है। बहुत ही बेसिक लेवल के प्रश्न है, बतानी है कि कौन सा शब्द पदार्थवाचक संज्ञा है। तो सोना, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जिसे तौला जा सके, मापा जा सके, वो सभी क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा होते हैं। तो सोना क्या है, हमारा पदार्थवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह कारक जो संज्ञा या सर्वनाम से किसी संज्ञा का संबंध स्थापित करता है क्या कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एकदम
बेसिक लेवल के प्रश्न है। प्रश्न है कि वह कारक जो संज्ञा या सर्वनाम से किसी संज्ञा का संबंध स्थापित करता है क्या कहलाता है? तो देखिए, उसे संबंध कारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संबंध कारक। यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे, संबंध कारक ये क्या करता है? वह कारक है जो संज्ञा या सर्वनाम से किसी संज्ञा का संबंध स्थापित करता है। आशा करते हैं आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, प्रतिवर्ष गांव में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? क्या है? एक वाक्य है, प्रतिवर्ष गांव में बाढ़ आ जाती है, तो वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा का प्रयोग हुआ है? किस प्रकार की संज्ञा का? तो देखिए, जो गांव है, गांव शब्द क्या है? यह है जातिवाचक, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन बी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, वहां कोई कुछ बोल रहा है में सर्वनाम है। देखिए यहां पे एक वाक्य दिया हुआ है, वहां कोई कुछ बोल रहा है, बताने कि कौन सा सर्वनाम है। वहां कोई कुछ बोल रहा है, यानी कि यहां पर क्या है? बात हो रही है कोई, यानी कि इस शब्द का कोई निश्चित शब्द नहीं है। वहां कोई कुछ बोल रहा है, यानी कि ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, आप भला तो जग में भला। एक वाक्य है, क्या है? आप भला तो जग में भला। अब बताने कि इस वाक्य में जो आप है, आप, ये कौन सा सर्वनाम है? तो देखिए, आप जो है ये निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो आप है ये कौन सा सर्वनाम है? तो आप लोग याद रखेंगे, निजवाचक सर्वनाम। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, जो कमाएगा वही खाएगा। वाक्य क्या है? जो कमाएगा वही खाएगा। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, यह हमें बतानी है। तो इस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम। यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, सर्वनाम के कितने भेद हैं? देखिए, अभी आप लोगों से हमने इसी क्लास में पूछा कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, आप लोगों को कमेंट करके बतानी है। तो आप लोग इसका जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह सर्वनाम, वह नहीं, यहाँ पे क्या है? वह है, वह सर्वनाम निम्न में से किस श्रेणी का सर्वनाम है? जो वह है, ये क्या है? वह आप सभी को पता होगा सर्वनाम है, तो बताइए कि किस श्रेणी का सर्वनाम है। तो देखिए, जो वह है ये अन्य पुरुष श्रेणी का सर्वनाम है। यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अन्य पुरुष इसी श्रेणी का सर्वनाम है वह। यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। तो एस्पिरेंट्स, ये थी हमारी आज की हिंदी व्याकरण के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आगामी सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। आशा करते हैं इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझ भी गए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। सीटेट के साथ साथ जितनी भी शिक्षक से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, वो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण इस क्लास में हम लोगों ने देखा। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है, क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है, तो इस क्लास को, इस वीडियो को आप लोग क्या करेंगे? एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ पीएमएस IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं, तो एस्पिरेंट्स इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर देंगे। और जो प्रश्न आप लोगों से हमने पूछा है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, आप लोग उसका भी हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे।
तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी तरह की क्लास वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एस्पिरेंट्स।